आप में कुछ कर गुजरने का ताकत तो है, जज्बा तो है, लेकिन पता नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, कौन सा करियर चुने, कौन सा पढ़ाई करें। तब आपको चाहिए होगा एक यूनिट वेक्टर, जो आपकी ताकत से छेड़छाड़ तो नहीं करेगा लेकिन आपको एक दिशा दे देगा। और वही यूनिट वेक्टर कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। ठीक है, टीचर का काम है स्टूडेंट को उसकी ताकत के साथ, उसके पोटेंशियल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसा है वैसा रहे, बस उसको एक दिशा दिखा देना कि तुमको जीवन में इधर जाना चाहिए, जज्बा है तुम में, ये हुनर है, अगर तुम इस दिशा में जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे। वही काम यूनिट वेक्टर करता है। मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुलोम के नियम के सदिश और अदिश रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछती है और ये आपको जानना चाहिए। सदिश रूप का अगर समझ आपको अच्छे से होगा तो आने वाले जो भी चैप्टर्स है, टॉपिक से आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो पहला है कुलोम के नियम का सदिश रूप और अदिश रूप को समझने का पहला मेथड, मेथड नंबर 1, सबसे अलग मेथड है ये। इसको जनरल मेथड भी कह सकते हैं, या आप कहें कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, आसान बनाया गया है इसको। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं, बिंदु आवेश Q1 और Q2। उन दोनों के बीच की दूरी हम R मान लेते हैं। उन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है कितनी? R। ठीक है, अब ये जो Q1 है इस पर Q2 बल लगाएगा। मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव आवेश है, दोनों प्लस आवेश, प्लस चार्ज है, तो Q1 और Q2 के बीच विकर्षण होगा। विकर्षण होगा मतलब एक दूसरे को धकेल के भगाना चाहेगा। तो Q2 क्या करेगा? Q1 को इधर की ओर धकेलेगा। तो इसको हम नाम दे दिए 1/2 के द्वारा लगाया गया कुलोम्ब बल। और Q1 Q2 को धकेलेगा, इसका नाम हमने दे दिया आवेश Q2 पर 2/1 के द्वारा लगाया गया बल। अब हम क्या करते हैं, हम एक सदिश की कल्पना करते हैं, एक यूनिट वेक्टर जिसका मान तो एक होता है लेकिन एक निश्चित दिशा होता है। हम एक यूनिट वेक्टर की कल्पना करते हैं जो इधर की ओर जा रहा है। किधर की ओर? बाएं से दाएं की ओर, या दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसमें Q1 से Q2 की ओर एक यूनिट वेक्टर की, एक यूनिट सदिश या इकाई सदिश की हम कल्पना करते हैं। और वो इकाई सदिश है R12, यानी Q1 से Q2 की तरफ। एक और हम इकाई सदिश की कल्पना करते हैं R21, यानी कि Q2 से Q1 की तरफ एक इकाई सदिश जा रही है जिसका मान तो एक है लेकिन एक दिशा निश्चित है Q2 से Q1 की ओर। अब आते हैं तो Q1 Q2 क्या है? आवेश है। F12 क्या है? 1 पहले है, मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। F21 का मतलब Q2 पर Q1 के कारण लगा हुआ बल। R12 मतलब Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। देखिए यहाँ थोड़ा हमने उल्टा ले लिया है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ 1 2 का मतलब है 1 से 2 की ओर, यहाँ 1 2 का मतलब है 1 पर 2 के द्वारा, और 1 पर यानी Q1 पर 2 के द्वारा जो बल है ये इधर है, और R12 किधर है? इधर है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। उसी तरह है R21 Q2 से Q1 की ओर एक एकांक सदिश। अब आप कुलोम के नियम का अदिश रूप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत आसान होता है। कुलोम का नियम कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो कि हमने पिछले क्लास में भी हमने बताया है। अगर आपको पिछले क्लास के जो भी वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। ये तो अदिश रूप है। अब इस अदिश को हमको सदिश बनाना है। सदिश बनाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, बस वेक्टर का चिन्ह यानी तीर लगाना है। पहले एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस में ये जो राशि है ये राशि है सदिश राशि, बल, फोर्स। फोर्स सदिश होता है, तो इस पर हम सिंपल तीर लगा दिए। चलिए एलएचएस का काम खत्म। अब आते हैं आरएचएस साइड में। आरएचएस में हम देख रहे हैं 1/4πε0, ये तो केवल वैल्यू होता है, एक संख्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। ये अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होता है। आवेश खुद अदिश राशि है। ये जो दूरी है इसका स्क्वायर है। दूरी अगर केवल रहता तो थोड़ा देर के लिए सोचते भी है, किसी चीज का स्क्वायर हो जाता है ना, अब भले वो सदिश ही क्यों ना हो, सीधी ही कोई क्यों ना हो, तो उसका गुना होकर वो अदिश हो जाता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे दो वेक्टर को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो गुना होकर वो अपने ताकत के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। उसी तरह से अगर हम R.R करेंगे तो क्या हो जाएगा? R²। और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आपको एक अदिश राशि देता है, तो इस पर विचार हम नहीं करेंगे। ये अदिश है, मतलब ये पूरा अदिश है, इसमें किसी का औकात नहीं सदिश बनने का। अब जिसको औकात नहीं है उसको हमको सदिश बनाना है। ठीक है,
तो कैसे बना देंगे? ताकत है उसमें, पोटेंशियल तो पूरा है, ताकत यानी इसमें वैल्यू तो है, परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है। जैसे आपके साथ है, आप में कुछ कर गुजरने का ताकत तो है, जज्बा तो है, लेकिन पता नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, कौन सा करियर चुने, कौन सा पढ़ाई करें। तब आपको चाहिए होगा एक यूनिट वेक्टर, जो आपकी ताकत से छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, लेकिन आपको एक दिशा दे देगा। और वही यूनिट वेक्टर कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। ठीक है, टीचर का काम है स्टूडेंट को उसकी ताकत के साथ, उसके पोटेंशियल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसा है वैसा रहे, बस उसको एक दिशा दिखा देना कि तुमको जीवन में इधर जाना चाहिए, तुम में ये करने का जज्बा है, तुम में ये हुनर है, अगर तुम इस दिशा में जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे। वही काम यूनिट वेक्टर करता है। जैसे हम यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे, जिधर यूनिट वेक्टर जाएगा ये पूरा का पूरा ताकत उधरे चला जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से देखें तो F12 का दिशा किधर है? तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं, F12 का दिशा किधर है? बाईं तरफ। देखिए तो इस डायरेक्शन में कौन सा सदिश जा रहा है? R12 और F12, R21 और F12, ये दोनों का दिशा सेम है। तो इसलिए हमने क्या किया, RHS साइड में इससे गुना किया है, क्योंकि जिधर ये जा रहा है उधरे यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे तब ना। आर बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है ताकत में भी बराबर और दिशा में भी बराबर। समीकरण नंबर 1। उसी तरह एक और हम लिख सकते हैं F21 का, 2 पर 1 के कारण। तो यहाँ F21 का भी फॉर्मूला देखिए सेम रहे, सेम आएगा। क्यों आएगा? कूलॉम बल जो होता है, कूलॉम बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब लगभग इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का देखिए मान तो सेम है, सेम ही आएगा। निकालिएगा कूलॉम बल का, तो कूलॉम बल के सूत्र से मान तो सेम आया, यही आने वाला है। अब हमको इसको दिशा देना है, तो हमको अब दिशा देना है, तो F21 पर हम क्या लगा देंगे? वेक्टर। तो बड़ा आसानी से हमें मिल जाएगा कि आवेश Q2 पर लगने वाला बल किधर है? F21 है इधर की ओर, और हमको उसी दिशा में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। और अभी थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे कि इस दिशा में कौन है यूनिट वेक्टर? 1 से 2 की ओर एक यूनिट वेक्टर है, तो हम उसमें R12 से गुना कर दिए, और इस तरह से ये सदिश रूप हो गया। ये रहा अदिश रूप और ये रहा सदिश रूप। ठीक है, और चाहे तो और छेड़छाड़ आप कर सकते हैं। फिर आप पढ़े होंगे कि किसी यूनिट वेक्टर बराबर होता है उसका मेन वेक्टर बटा उसी वेक्टर का परिमाण यानी ताकत। उसी तरह हम R12 पर देखिए क्या लगा है? कैप। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको उठाते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है उसका मेन वेक्टर बटा उसका ताकत। तो जब किसी सदिश में उसी के परिमाण से भाग करते हैं, तो चूंकि परिमाण जितना ऊपर, देखिए इसमें क्या है, इसमें ताकत और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, और यहाँ केवल परिमाण है। तो परिमाण परिमाण तो कट के एक आएगा, लेकिन दिशा केवल बच जाएगा, तो जन्म लेगा कौन? यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसको ये फॉर्मूला से हम इसको, ये वाला फॉर्मूला इस पे हम लागू करेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R21 बराबर हो जाएगा R21 बाई R21 का परिमाण। और ये जो R21 है आपका, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर का पहचान है, उस पर कैप रहेगा, और ये है मेन वेक्टर। इसका ताकत एक भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसका ताकत एक नहीं होगा, एक से अलग होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को ऐसा भी ले सकते हैं। ये R21 क्या है? R21 है आपका ये इसी यूनिट वेक्टर की दिशा में एक बड़ा सा वेक्टर। ये R21 देखिए, अब आपको थोड़ा समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, हो सकता है कंफ्यूज हो आप में से बहुत सारे लोग। देखिए ये है Q1 और ये है Q2। अब हमको इन दोनों का अंतर समझाते हैं आपको। देखिए जब हम बात करेंगे R21 कैप की, R21 कैप की, R21 का मतलब ये है Q2 से Q1 की ओर। तो R21 कैप का मतलब होगा एक ऐसा सदिश जिसका ताकत होगा एक, दिशा होगा Q2 से Q1 की ओर। और ये वाला वेक्टर की अगर हम बात करें, R21 ऐसा वाला वेक्टर, अगर ये वाला तीर लगा दे तो इसका मतलब है एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा Q2 से Q1 की तरफ तो है, लेकिन उसका जो ताकत है वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है। कितना है? Q2 और Q1 को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी जो लंबाई है उसके बराबर इसका ताकत आएगा, और इसकी जो ताकत है, इसकी जो लंबाई होगी, वो Q1 Q2 को मिलाने वाली जो रेखा है वो पूरी रेखा के बराबर नहीं, बल्कि उस रेखा का एक यूनिट के बराबर होगा, एक छोटा सा यूनिट आएगा। यही अंतर है दोनों में।
इसीलिए जब हम R21 का जो हम परिमाण लिए हैं, हम क्या मान लिए उसको R, क्योंकि दोनों आवेशों का बीच का दूरी हमने थोड़ा देर पहले क्या माना था, R माना था। इसलिए हम उसको ऐसा लिखेंगे। जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को हटा के जब हम ये रखेंगे ये वाला, तो ये ऊपर में तो ये आ जाएगा और नीचे में ये R यहाँ गुना हो जाएगा। अब R² की जगह R के पावर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। न्यूटन ने कहा था कि बल हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। अगर आवेश Q1 Q2 को धकेलेगा एक बल से, तो Q2 भी Q1 को धकेलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बल जोड़े में पाए जाएंगे, दोनों बलों का मान बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगा। वही चीज यहाँ है, दोनों का इसीलिए फॉर्मूला सेम आ रहा है, मान यानी परिमाण बराबर आ रहा है लेकिन दिशा जस्ट एक दूसरे के विपरीत आएगा। तो जब कैप लगाएंगे, याद रखिएगा, जब यूनिट वेक्टर लगा के इसको सदिश बनाएंगे RHS को, तो नीचे में R² रहेगा। लेकिन जब यूनिट वेक्टर ना हो के मेन वेक्टर लगाइएगा, दोनों आवेशों के बीच की जो पूरी दूरी है, पूरी दूरी को अगर सदिश बनाइएगा, तब उस केस में नीचे में RQ आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये फॉर्मूला के कारण हो रहा है, अपना से हम नहीं लगा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय सावधानी रखना है कि R कैप वाला है कि R वेक्टर वाला है। अगर वेक्टर रहेगा तो यहाँ R3 वाला ऑप्शन मारेंगे, अगर कैप रहेगा तो R² वाला ऑप्शन मारेंगे। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दो आवेशों के बीच हमेशा दो बल लगेगा, एक 1 लगाएगा 2 पर, 2 लगाएगा 1 पर। दोनों का ताकत बराबर होगा लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। ये है कूलॉम का नियम। ये हर केस में होगा। कौन सा केस? अगर दोनों प्लस आवेश रहेगा तब भी यही चीज होगा, अगर दोनों माइनस आवेश रहेगा तब भी यही चीज होगा, अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तब भी यही रहेगा। कैसे रहेगा? बस अंदर की ओर हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर ये प्लस हो जाए और ये अगर माइनस आवेश हो जाए तो क्या होगा? Q, अब प्लस माइनस में आकर्षण होता है यानी खींचता है, तो Q2 क्या करेगा? इसको खींचेगा इधर की ओर, ये इधर की ओर हो जाएगा F12, और एक Q1 क्या करेगा? Q2 को खींचेगा अपनी ओर, ये हो जाएगा F21। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, अभी भी भले आकर्षण हो रहा है लेकिन देखिए ये जा रहा है इधर की तरफ, ये जा रहा है इधर की तरफ। ताकत में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो दोनों आवेश प्लस रहे या माइनस रहे या एक प्लस एक माइनस रहे, तो हर केस में ये क्या होगा? आपको दोनों बलों का मान तो बराबर होगा लेकिन दिशा हमेशा विपरीत होगा। और ये बात न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, यानी कूलॉम बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं। हर क्रिया का एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अब देखिए उसी चीज को हम एक और तरीके से समझा सकते हैं, थोड़ा और एडवांस मोड में अगर जाए, तो हमने वहां पे क्या लिया था? आवेशों को एक सीधा सीधा लिया था। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक आवेश यहाँ ले सकते हैं, एक आवेश को तेका इधर ले लेते, थोड़ा तिरछा ले लिए। अब हमने क्या किया? यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया। वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं था, XYZ एक्सिस आ गया। अब XYZ के बीच में यहाँ पे एक आवेश है Q1, उसका स्थिति सदिश है R1, एक आवेश है Q2, उसका स्थिति सदिश है R2। और इस तरह से हमने क्या किया? ये सब लगाया। फिर हम मान लेते हैं कि 1 पर 2 के कारण बल इधर लग रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश है, और Q2 पर Q1 के कारण बल इधर लग रहा है। हमने एक यूनिट वेक्टर R12 इधर की ओर माना और एक यूनिट वेक्टर R21 इधर की ओर माना। और फिर हम जब उसी चीज को यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा हमारा बदल जाएगा। यहाँ क्या बदल जाएगा? यहाँ हम वेक्टर R12 को हम ऐसे लिखेंगे और वेक्टर R21 को हम ऐसे लिखेंगे। इस तरह से R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1। ये सब कैसे लिख दिए? ये सदिश का त्रिभुज का जो नियम यहाँ लगाएंगे उस आधार पर लिखे हैं। ठीक है, उस आधार पे R12 बराबर हो जाएगा माइनस R21 के। अब करेंगे क्या? फिर वही पिछला वाला ही कहानी, ये कैप वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे कैप लगा के, कैप वाला हटा के अगर मेन वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा। बस अंतर क्या है कि इस बार हम R² नहीं लिख के हम R21 का पावर 2 और पावर 3 कर रहे हैं। सब कुछ लगभग वही है, बस नाम थोड़ा सा क्या कर दिए हैं? चेंज कर दिए हैं। तो ये भी कूलॉम के नियम का सदिश रूप है लिखने का, ये जनरल रूप है ये भी।
ये वाला थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है इसलिए इस पे बता दिए। आप इसको भी नोट्स भेज देंगे टेलीग्राम चैनल में, आप देख लीजिएगा, वहाँ से समझ लीजिएगा। कूलॉम के नियम का सदिश रूप होता है, अभी अभी तो आपको बताया है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप होता है, ठीक है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप होता है, एक बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, यहाँ देखिए आर का पावर 3 है, यहाँ आर वेक्टर है। आपको बोले थे कि जब भी यहाँ आर पर ऐसा वाला वेक्टर होगा तो उस केस में हमारा जो कूलॉम बल का फॉर्मूला होगा, नीचे में आर के पावर 3 आएगा। यहाँ आर के पावर 3 है, लेकिन यहाँ वेक्टर क्या है, RHS में वेक्टर नहीं दिया है। यहाँ आर के पावर 2 है, लेकिन यहाँ आर के पावर कैप होना चाहिए, जब पावर 2 होगा तो यहाँ कैप वाला होगा, ऐसा वाला होगा, गलत, ये तो और नहीं चलेगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 2022 का क्वेश्चन, इसीलिए इतना मेहनत से समझा रहे थे, ठीक है। आगे आते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को जो नियंत्रित करता है उस नियम को हम क्या कहते हैं, तो उस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है।